हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय अप्लाइंग हंगेरियन मेथड। तो अब मैं हंगेरियन मेथड का जो वर्किंग प्रोसीजर है मैं डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करने के लिए जाऊँगा। तो अभी हम सबसे पहले ये जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक सिंपल केस ले रहे हैं, जहाँ पे कि डायरेक्टली असाइनमेंट बन जाएगा, है ना, डायरेक्ट ऑप्टिमल असाइनमेंट बन जाएगा। मतलब जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें वो डायरेक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमें लाइन से ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरा केस ऐसा होता है कि जहाँ पे स्टार्टिंग में हमें डायरेक्टली ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं बनता, हमें चेक करना होता है कि हमारा असाइनमेंट ऑप्टिमल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है, वो जीरो को कवर करते हुए। देन फर्दर हम अपने सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए जाते हैं। देन फिर अगेन हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल पाता है। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये है कि जो असाइनमेंट बनेंगे वो नंबर ऑफ असाइनमेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये कंडीशन है कि हमारे असाइनमेंट जितनी हमारे पास रो हैं या जितने हमारे पास कॉलम है उतने उतने नंबर के इक्वल हमारे पास असाइनमेंट बनना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा जो असाइनमेंट जो मिलेगा वो हमारा ऑप्टिमल असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हम ये कंडीशन पे आते हैं कि जैसे हम देखेंगे स्टेप फर्स्ट। अब वो हम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, किस लिए अप्लाई कर रहे हैं मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, हम हंगेरियन मेथड से कर रहे हैं। किससे? वी आर अप्लाइंग हंगेरियन मेथड फॉर फाइंडिंग आउट एन ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, एक जो बेसिक प्रोसीजर है कि सबसे पहले जो हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। और असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस्ड कब होगा? जबकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कितनी रो है, 1 2 3 4, और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। यानी कि जो कॉस्ट मैट्रिक्स है वो कितना है, 4/4 का है। तो हमारी जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो कैसी है, बैलेंस्ड है। हियर तो आप डाल सकते हैं, हियर गिवन प्रॉब्लम इज, हियर गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड एज cost matrix is square. ओके, कॉस्ट मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये तो पहली कंडीशन है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड होने के लिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। या जो कॉस्ट मैट्रिक्स है हमारा, ये जो है जो मैट्रिक्स है हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी हमारा जो कॉस्ट मैट्रिक्स है वो 4/4 का स्क्वायर कॉस्ट मैट्रिक्स है, यानी कि जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है वो कैसी है, बैलेंस्ड है। ओके, तो हम सेकेंड स्टेप में जा सकते हैं। और अगर ये बैलेंस्ड नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ता, इसको बैलेंस्ड बनाना पड़ता। मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी इक्वल नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो अगर मान लो कि नंबर ऑफ रोज 3 होती और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 होते तो हम एक रो और ऐड कर देते उसमें, डमी रो, जिससे कि ये बैलेंस बन जाती। और उस डमी रो के सारे एलिमेंट हम 0 0 लेंगे। उस डमी रो के सारे एलिमेंट कैसे लेंगे, 0 0 लेंगे। सिमिलरली दूसरे केस ये बनता कि मान लो 3 कॉलम होते, 4 रो होती तो भी ये अनबैलेंस्ड होती। तो ऐसे केस में हम एक कॉलम ऐड कर देते इसमें, जिसको कि हम डमी कॉलम बोलते हैं। और वो डमी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो ये वाला जो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम वाला केस हम आगे डिस्कस करेंगे, पर फिर भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। ओके, तो कहने का मतलब है कि फाइनली जो प्रॉब्लम का कॉस्ट मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। और उसके बाद हम स्टेप सेकंड पे चले जाएंगे। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, रिड्यूस दी मैट्रिक्स, रिड्यूस दी कॉस्ट मैट्रिक्स। ओके, तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, वी विल रिड्यूस दी कॉस्ट मैट्रिक्स। तो कॉस्ट मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो रोज़ हैं J1 J2 J3 J4, ये जो रो है ये R1 है आपकी, ये R2, ये R3, देन R4।
तो सभी रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई करो पहले तो देखो ये R1 में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, एमंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 रो विच वन इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे देखो 11 सबसे छोटा एलिमेंट है R1 में। देन R2 में क्या है 12, R3 में क्या है 10, सबसे छोटा एलिमेंट दिख रहा है हम रोज में। देन R4 में कौन सा है 11। ओके, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं कि हमारा जो कॉस्ट मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस करते हैं। अब वो रिड्यूस कैसे होगा देखो, एक दो तीन चार, ये J1, ये J2, ये J3, ये J4, कॉलम भी कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4, ये M1 M2 M3 एंड M4। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम रोज में स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखते हैं और उस जैसे सबसे पहले हम R1 पे आते हैं ना, R1 रो देखिए, R1 रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखा हमने। अब जैसे 11 है, अब इस 11 को अदर जो इसी रो के बाकी सभी एलिमेंट से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 15 माइनस 11 आ जाएगा 4, देन 11 माइनस 11 0, 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 11 4। ओके, तो सबसे पहले हमने R1 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई किया, तो विच इज क्या है 11। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसको उसी रो के बाकी सभी एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 15 माइनस 11 4, 11 माइनस 11 0, 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 11 4। नेक्स्ट ये सेम प्रोसीजर अब नेक्स्ट रो में अप्लाई करेंगे कि नेक्स्ट रो यानी R2 में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई करो। तो हमने देखो R2 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई किया 12 है। अब इस 12 को सभी रोज इस 12 को R2 रो के सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 17 माइनस 12 5, 12 माइनस 12 0, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1। सिमिलरली R3 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई कीजिए और उस एलिमेंट को R3 रो के सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ 10 है, तो 14 माइनस 10 4, 15 माइनस 10 5, 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4। सिमिलरली आपका जो है R4, तो R4 में क्या है 11, तो अब 11 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 16 माइनस 11 5, 13 माइनस 11 2, 11 माइनस 11 0, 17 माइनस 11 6। ओके, तो स्टेप सेकंड में हमने क्या कर दिया कि रो वाइज कॉस्ट मैट्रिक्स को रिड्यूस किया है। देन अब हम आते हैं स्टेप थर्ड में। तो स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे कॉलम वाइज। मैट्रिक्स को कैसे रिड्यूस करेंगे हम, मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे कॉलम वाइज हम रिड्यूस करेंगे। ओके, तो अभी हमने जो प्रोसीजर रो में जो हमने अप्लाई किया था, अब वो सेम प्रोसीजर हम किस में अप्लाई करेंगे, कॉलम में अप्लाई करेंगे। तो देखो हम करते हैं अभी यहाँ चार कॉलम है 1 2 3, M1 M2 M3 M4, कितनी है 4 रो, J1 J2, ये J3 एंड J4। अब क्या करेंगे हम कॉलम में मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे M1 कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई किया, तो देखो M1 में कौन सा है 4 है। अब इस 4 को बाकी सभी एलिमेंट से M1 कॉलम के सभी एलिमेंट से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1। ओके, सिमिलरली M2 में आइडेंटिफाई करेंगे तो 0 है, और 0 को बाकी सभी में से माइनस कराएंगे तो वो सेम टू सेम ही आ जाएगा 0 0 5 2। देन M3 में आएंगे तो M3 में भी हमारा क्या है स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, और तो अनचेंज्ड ही रहेगी M3 क्योंकि 0 को बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एज इट इज़ बाकी एलिमेंट आ जाएंगे। सिमिलरली M4 कॉलम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने M1 कॉलम में आइडेंटिफाई किया सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट और उसको बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये M1 कॉलम मिल गया। देन M2 में आइडेंटिफाई किया 0 था तो M2 अनचेंज्ड मिला। M3 कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई किया तो 0, तो देन M3 भी अनचेंज्ड मिला। देन M4 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई कीजिए तो क्या है 1 है। अब इस 1 को सभी एलिमेंट से M4 के बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1
5। तो ये क्या हो गया, ये कॉलम वाइज हो गया हमारा। यहाँ स्टेप थर्ड में हमने मैट्रिक्स को रिड्यूस किया, क्या किया, कॉलम वाइज। ओके, तो यहाँ अब जब हम रो वाइज एंड कॉलम वाइज मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं तो फिर फाइनली हमारे पास क्या हो जाता है कि जैसे कि रो वाइज रिड्यूस करने पर सभी रो में एक जीरो कम से कम जरूर रह जाता है, फिर देन कॉलम वाइज रिड्यूस करने पर सभी कॉलम में एक जीरो कम से कम जरूर रह जाता है। तो फाइनली अब स्टेप थर्ड में हमारे पास ऐसी कोई रो या कॉलम नहीं है जिसमें एक जीरो ना हो कम से कम एक जीरो तो है। ओके, तो ये स्टेप थर्ड में हमने क्या कर लिया, अब इसको स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, कॉलम वाइज रिड्यूस कर लिया। ओके, अब कॉलम वाइज रिड्यूस करने के बाद हम असाइनमेंट बनाने के लिए जाएंगे। हम क्या करने जाएंगे, असाइनमेंट बनाने के लिए जाएंगे। ओके, तो देखते हैं हम, देखो स्टेप फोर्थ हम क्या कर रहे हैं, अब स्टेप फोर्थ में आ रहा है। स्टेप फोर्थ, तो स्टेप फोर्थ में हम क्या करते हैं, डिटरमिन एन ऑप्टिमल असाइनमेंट, बी डिटरमिन एन ऑप्टिमल असाइनमेंट। तो अब ऑप्टिमल असाइनमेंट हम कैसे डिटरमिन करेंगे यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले जो प्रोसीजर है, देखो मैं बताता हूँ इसको, पहले मैं एज इट इज़ यहाँ बना लेता हूँ। स्टेप थर्ड का जो हमारा टेबल है उसको एज इट इज़ मैं यहाँ बना लेता हूँ। जैसे यहाँ 0 0 2 3 1 0 0 0 0 5 0 5 0 3 1 2 0 5। ये हमने क्या किया, स्टेप थर्ड का हमारा जो टेबल था उसको एज इट इज़ बना लिया। अब क्या ऑप्टिमल असाइनमेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, तो अब जहाँ असाइनमेंट बनेगा उस नंबर को हम ऐसे स्क्वायर बॉक्स में बंद कर देते हैं ना। देखो किस में, स्क्वायर बॉक्स में बंद कर देंगे। तो असाइनमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रो वाइज असाइनमेंट बनाने के लिए जाते हैं। कैसे जाते हैं, रो वाइज असाइनमेंट बनाने के लिए जाते हैं। तो रो वाइज असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसी रो आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें कि जो जीरो है वो सिंगल जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक जीरो होना चाहिए, ऐसी रो सर्च करो। तो सबसे पहले असाइनमेंट उस रो में बनेगा जिसमें कि एक सिंगल जीरो प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा रो है, ऐसी कौन सी रो है जिसमें कि सिंगल जीरो प्रेजेंट है। तो देखते हैं J1 में तो 1 2 दो जीरो प्रेजेंट है। J2 में क्या है, 1 2 3 तीन जीरो प्रेजेंट है। J3 में 2 जीरो प्रेजेंट है। J4 देखो, J4 में क्या है, एक जीरो प्रेजेंट है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि J4 रो ऐसी रो है जिसमें केवल एक जीरो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले असाइनमेंट J4 रो में बनेगा। और कहाँ बनेगा, जहाँ पे वो जीरो आ रहा है वहाँ पे बनेगा। तो अब असाइनमेंट कैसे बनाएंगे, इस एलिमेंट को स्क्वायर बॉक्स में बंद कर देंगे हम, ये ऐसे मैंने बताया था ना कि स्क्वायर बॉक्स में, ये स्क्वायर बॉक्स में हम मार्क कर देंगे इसको, राइट। तो सबसे पहले कौन सी रो में असाइनमेंट बना, J4 में, क्योंकि J4 रो में ओनली सिंगल जीरो प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पे J4 रो में असाइनमेंट बना। ओके, तो हमने क्या किया, इस J4 रो में जो जीरो था उस जीरो को स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दिया, यानी कि ये यहाँ पे असाइनमेंट बन चुका है। असाइनमेंट मतलब J4 जो विल बी डन ऑन मशीन M3। अब क्या होता है, देखो जहाँ पे असाइनमेंट बना है, जिस रो में जहाँ पे असाइनमेंट बना है, कहाँ पे बना है, देखो यहाँ पे असाइनमेंट बना है। तो जहाँ पे असाइनमेंट बना है उस कॉलम में कोई दूसरा असाइनमेंट नहीं बनेगा। जिस रो में जिस जगह पे असाइनमेंट बना है और जिस जगह पे असाइनमेंट बना है
उस वाले कॉलम में कोई दूसरी जगह असाइनमेंट नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि ये देखो, ये जो आपका जीरो है ये किस कॉलम में प्रेजेंट है, M3 कॉलम में प्रेजेंट है। तो इस M3 में बाकी जितने भी जीरो हैं, यानी कि ये और ये सारे जीरो को हम क्रॉस मार्क कर देंगे। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ भी असाइनमेंट नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, यानी कोई असाइनमेंट बनेगा तो जीरो की जगह ही बनेगा। और वो जीरो की जगह कैसे बनेगा वो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने एक ऐसी रो सर्च की जिसमें सिंगल जीरो प्रेजेंट है, वो J4 आ गया था। अब J4 में असाइनमेंट बनेगा, इसका मतलब है J4 में सिंगल जीरो प्रेजेंट था, इसका मतलब J4 में असाइनमेंट बनेगा। और असाइनमेंट कहाँ बनेगा, जहाँ पे जीरो है वहाँ असाइनमेंट बनेगा। अब ये जीरो कौन से कॉलम में आ रहा है, तो M3 कॉलम में आ रहा है। अब M3 कॉलम में जितने भी जीरो होंगे उन सबको क्रॉस कर दो, क्योंकि M3 कॉलम में अब कोई असाइनमेंट नहीं बनेगा। ओके, ठीक है। देन फिर हम बाकी सर्च करने के लिए जाते हैं J4, क्योंकि अभी क्रॉस हो गए ना। अब बाकी फिर से सर्च करने जाएंगे कि J1 J2 J3 में से ऐसी कोई रो है जिसमें कि एक ही जीरो प्रेजेंट हो। तो देखो J1 में तो 2 जीरो प्रेजेंट है, J2 में भी 2 जीरो प्रेजेंट है, बट J3 मिल गया। अभी न्यू J3 ऐसा मिल गया कि J3 में ओनली एक ही जीरो प्रेजेंट है, एक ही जीरो आ रहा है। तो इसलिए अब न्यू असाइनमेंट कहाँ बनेगा, J3 रो में बनेगा। कहाँ बनेगा, J3 रो में। और कहाँ बनेगा, इस जीरो पे बनेगा। तो हमने इस J3 रो में इस जीरो पे इस जीरो को स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया या मार्क कर दिया बाई स्क्वायर बॉक्स। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे असाइनमेंट बन गया J3 रो में। अब J3 रो में जो जीरो आ रहा है वो जीरो किस कॉलम में आ रहा है, उस कॉलम में कहीं पे भी कोई असाइनमेंट नहीं बनेगा। या हम ऐसे बोलें कि J3 रो में जहाँ पे असाइनमेंट बन रहा है वो असाइनमेंट किस कॉलम में आ रहा है, उस कॉलम में जितने भी जीरो आएंगे उनको क्रॉस कर दो। तो ये कौन से M1 कॉलम में आ रहा है, और M1 कॉलम में बाकी जो जीरो आ रहे हैं उसको हमने क्रॉस कर दिए। ओके, तो अब देखो फिर अगेन J3 में असाइनमेंट बनने के बाद क्या कोई अब J1 J2 में ऐसे आ रहा है कि कोई सिंगल J1 J2 ऐसी है, J1 J2 में से ऐसी कौन सी रो है जिसमें सिंगल जीरो आ रहा हो। तो देखो J1 में ओनली एक जीरो आ रहा है और J2 में 2 आ रहा है। तो अब क्या असाइनमेंट बनेगा, J1 रो में बनेगा। और J1 रो में कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे जीरो आ रहा है। तो उस जीरो को हम स्क्वायर बॉक्स में बंद कर देंगे, यानी कि J1 रो में आपका असाइनमेंट बन गया और वो बना है यहाँ पे। और अब ये जीरो किस कॉलम में आ रहा है, तो वो M2 कॉलम में आ रहा है। और M2 कॉलम में अब जितने भी जीरो आएंगे उनको क्रॉस कर दीजिए। तो ये हमने M2 में जितने जीरो आ रहे थे उनको क्रॉस कर दिया। ओके, क्योंकि अब इस M2 कॉलम में कहीं दूसरी जगह असाइनमेंट नहीं बनेगा। अब इसके बाद कौन सी बची, J2 में भी अकेले ही जीरो आ रहा है। तो अब हम ये J2 में यहाँ असाइनमेंट बन जाएगा। J2 में कहाँ असाइनमेंट बन जाएगा, यहाँ पे। और इस कॉलम में जितने भी जीरो आएंगे तो उनको क्रॉस कर देंगे। लेकिन अब इस कॉलम में एक भी जीरो नहीं आ रहा, तो बाकी यही है फाइनल। ठीक है, तो हमने प्रोसीजर फॉलो किया। और तो अब यहाँ प्रोसीजर फॉलो करने के बाद देखो सभी रोज़ कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसमें कि हमारा असाइनमेंट नहीं बना हो। J4 से स्टार्ट किया था, देन J3, देन J1, देन J2। तो सभी रो और सभी कॉलम में एक एक असाइनमेंट बन गया। देखो J1 में यहाँ है, J2 में यहाँ है, J3 में यहाँ है, एंड J4 में यहाँ। ऐसे ही M1 में देखो यहाँ है, M2 में यहाँ है, M3 में यहाँ है और M4 में यहाँ है। तो इसका मतलब है जो हमारा टास्क था वो कंप्लीट हो गया। यानी कि हमें क्या करना था कि जो जॉब्स है, जॉब्स को अलोकेट करना था मशीन पे। यानी कि J1 जॉब कौन सी मशीन पे डन होगा, J2 जॉब कौन सी मशीन पे डन होगा, J3 जॉब कौन सी मशीन पे डन होगा, J4 जॉब कौन सी मशीन पे डन होगा। राइट, अब ये जो हमारा असाइनमेंट यहाँ बना है हम चेक करते हैं क्या ये असाइनमेंट ऑप्टिमल है या नहीं है। तो वो असाइनमेंट ऑप्टिमल कैसे होगा, देखो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये असाइनमेंट ऑप्टिमल है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने बन रहा है, यानी जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को काउंट कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने बन रहे हैं, 4। ओके, नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी बैलेंस होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स भी कितने हैं, 4 हैं। तो इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज दैट असाइनमेंट इज ऑप्टिमल।
यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है कि ये द करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। इसका मतलब क्या है, करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। और ये जो टेबल है इसमें जो असाइनमेंट मिले हैं वो ऑप्टिमल असाइनमेंट है। ठीक, यानी कि हम अब अपने सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए नहीं जाएंगे। तो फाइनली क्या होता है कि सभी रोज़ और सभी कॉलम में एक एक असाइनमेंट बनना चाहिए। तो उसी को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं कि नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ ट्रू हो रही है कि नंबर ऑफ असाइनमेंट 1 2 3 4 है और नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने 4 हैं। सो दैट इज़ वाई क्या है कि ये जो असाइनमेंट है हमें वो जो मिले हैं असाइनमेंट कैसे हैं, वो ऑप्टिमल असाइनमेंट है या करेंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो सो दी ऑप्टिमल असाइनमेंट यानी कहाँ कहाँ बन रहा है अब, इज ऑप्टिमल असाइनमेंट इज क्या है, देखो ऑप्टिमल असाइनमेंट बना है कि J1 जॉब विल बी डन ऑन मशीन M2। J1 जॉब कहाँ डन होना चाहिए, M2 पे। तो ये ऐसे लेंगे कि J1 विल बी डन ऑन M2, J1 टेंस टू M2। इसका मतलब क्या हो गया, J1 टेंस टू M2 मीन्स दैट J1 जॉब विल बी डन ऑन M2 मशीन, जिससे कि हमें क्या मिलेगी, मिनिमम कॉस्ट मिलेगी। कॉमा J2 जॉब मशीन पे होना चाहिए, J2 जॉब विल बी डन ऑन M4 मशीन। तो ये J2 टेंस टू M4 कर देंगे हम। कॉमा J3 जॉब किस मशीन पे डन होना चाहिए, तो J3 विल बी डन ऑन मशीन M1। तो J3 टेंस टू M1। कॉमा J4 किस पे होगा, M3 मशीन पे। J4 जॉब विल बी डन ऑन M3 मशीन। तो ये जो है ये ऑप्टिमल असाइनमेंट आ गया। और कॉस्ट क्या आ जाएगी, असाइनमेंट कॉस्ट क्या आ जाएगी, मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट। ये तो एक आंसर हो गया। एंड द मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू, एंड द मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो अब हम ये J1 जॉब विल बी डन ऑन मशीन M2, तो J1 M2 हम क्या देखेंगे, J1 M2। तो J1 M2 पे ये जो जीरो आ रहा है, तो अब ये सभी कॉस्ट हम ऐड कर देंगे। तो J1 M2 पे कॉस्ट क्या आ रहा है, ये तो हमने फाइनल बता दिया कि जॉब J1 विल बी डन ऑन मशीन M2, पर करस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या है। तो J1 M2 वाले सेल में जो ओरिजिनल हम टेबल देखेंगे, तो ओरिजिनल टेबल हमारी ये है, देखो। तो J1 M2 पे हमारी जो कॉस्ट है वो क्या है, गिवन कॉस्ट 11 है। तो ये 11 प्लस दूसरा असाइनमेंट कहाँ बन रहा है, J2 M4 पे, J2 M4 पे। तो J2 M4 पे ये एक्चुअल टेबल में कॉस्ट क्या गिवन है, तो देखो J2 M4 पे ये कॉस्ट है 13। तो 11 प्लस 13 प्लस J3 M1। नेक्स्ट असाइनमेंट क्या बन रहा है, J3 M1 पे। अब J3 M1 पे जो एक्चुअल कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है उसमें कॉस्ट क्या आ रही है, J3 अगर J3 जॉब अगर M1 मशीन पे होता है तो कॉस्ट कितनी लगेगी J3 M1 पे, देखो ये J3 ये M1। तो कॉस्ट क्या मिल रही है 14 प्लस ये और बचा J4। अगर J4 जॉब किस पे, मशीन M3 पे डन होना चाहिए जिससे कि मिनिमम कॉस्ट मिलेगी, तो J4 M3। तो एक्चुअल कॉस्ट मैट्रिक्स देखेंगे तो J4 M3 ये यहाँ असाइनमेंट बना है, तो इसकी कॉस्ट क्या आ रही है 11। तो ये 11 ओके। तो हम देखेंगे अब इनको, आप समाप्त करो। समाप्त करने पर क्या मिल रहा है आपको, 11 प्लस 13 24 प्लस 14 38 प्लस 11 49। क्या आ गया 49। और ये 49 किस में आ गया, इन RS। तो दिस इज ऑप्टिमल असाइनमेंट कॉस्ट। तो ये दूसरा आंसर ही आ गया।
तो ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या आ गया था ये कि J1 जॉब विल बी डन ऑन मशीन M2, J2 जॉब विल बी डन ऑन मशीन M4, J3 जॉब विल बी डन ऑन मशीन M1 एंड J4 जॉब विल बी डन ऑन मशीन M3। अगर ऐसा होता है तो हमें यहाँ पे कॉस्ट क्या मिलेगी, मिनिमम कॉस्ट मिलेगी, है ना, फाइनल जो सिस्टम की यानी कि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो कॉस्ट होगा वो होगा मिनिमम, और वो कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम कॉस्ट आएगी 49। मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी 49। ओके, तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, ये हमने फाइंड आउट किया हंगेरियन मेथड से। तो वैसे तो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव बेस थे, क्योंकि भी J1 पे क्या, J1 M1 पे भी, J1 जॉब M1 मशीन पे भी डन हो सकती थी, M3 पे भी हो सकती थी, M4 पे भी हो सकती थी, लेकिन J1 किस पे होना चाहिए, M2 पे। ये हमें पता चल गया मेथड अप्लाई करने के बाद। और J2 किस पे होना चाहिए, J2 M4 पे, J3 जॉब M1 पे, और J4 जॉब M3 मशीन पे। अदरवाइज सबके पास 4 ऑप्शन हो सकता था ना। तो मतलब कितने नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, और सारे अल्टरनेटिव्स में से दिस वन इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव, दिस वन इज़ द बेस्ट वे। तो अगर ये वाला बनेगा ऑप्टिमल असाइनमेंट, कौन सा बनेगा, J1 M2, J2 M4, J3 M1, J4 M3। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, अगर ये बनेगा तो हमें यहाँ पे जो कॉस्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट मिलेगी। और वो मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट हमें क्या मिली, 49 रुपीज़ 49 ऑप्टिमल असाइनमेंट कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, किसका आ गया, ये जो हमारी प्रॉब्लम थी, असाइनमेंट प्रॉब्लम, कि 4 जॉब्स आर टू बी डन ऑन 4 डिफरेंट मशीन्स, दी कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग आइथ जॉब ऑन द जेथ मशीन इज गिवन। बोलो तो ये कॉस्ट मैट्रिक था, असाइन दी जॉब्स टू डिफरेंट मशीन सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। तो हमने जॉब्स को डिफरेंट मशीन पे असाइन करना था, J1 J2 J3 J4 को M1 M2 M3 4 पे, जिससे कि मिनिमम टोटल कॉस्ट मिले हमें। तो ये मिनिमम टोटल कॉस्ट आ गया हमारा 49। ओके, तो ये पहला वाला केस था इस वीडियो लेक्चर में। इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका दूसरा टाइप करेंगे, यानी कि पहली स्टेप में हमें जो असाइनमेंट है वो ऑप्टिमल नहीं मिलेगा, यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो उसके लिए फिर हमें सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने जाना पड़ेगा। तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।